बल्कि आप सबसे पहले ये मुझे बताएं कि हमारे पास फाइनल अकाउंट के मार्क्स कितने? 20। हमारे पास जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग का पता है आपको? आईटी की ग्रेडिंग क्या है? आईटीए में हमारे पास 3 ग्रेडिंग्स हैं। अगर हम ग्रिड वाइज प्रिपरेशन करेंगे तो फिर हम सेफ हो जाएंगे। ग्रिड्स कौन कौन से? हमारे पास एक्चुअली 3 ग्रिड्स हैं। एक ग्रिड के मार्क्स हैं हमारे पास 40 to 60 मार्क्स। दूसरे ग्रिड के हमारे पास मार्क्स है 25 to 35। और जो तीसरा ग्रिड है उसकी वेटेज है 15 to 25। और आई कैप अपनी ग्रिड को बहुत सख्ती से फॉलो करता है। मतलब यह है कि वो यहाँ से मिनिमम 25 तो पूछेगा और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 35 तक। यहाँ मिनिमम कितने पूछेगा? 15 और मैक्सिमम 25 तक। और यहाँ उसके पास रेंज क्या है? 40 से 60। अब हम इसमें टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से। हमारे पास जो दरमियान वाली ग्रेडिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, इसमें हमारे पास एक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और दूसरा हमारा टॉपिक जिसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हमने क्या बनानी होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ ये ग्रेड 25 से 35 नंबर का, मिनिमम 25 इन 2 चैप्टर से आएगा। आपको पता है ना कौन सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला कौन सा चैप्टर है? अगर मैं आई कैप स्टडी टैक्स की बात करूं तो इसमें चैप्टर नंबर 8। ओके, अगली वेटेज पे जाते हैं। दूसरी जो हमारे पास वेटेज आखिरी है, इसमें सिर्फ 2 टॉपिक है, डेप्रिसिएशन और इन्वेंटरी। इन 2 एरियाज से, मतलब कौन कौन से चैप्टर? एक हमारा बनेगा डेप्रिसिएशन 6 और इन्वेंटरी 7वां चैप्टर। तो 4 चैप्टर यहाँ चले गए, बाकी 6 चैप्टर यहाँ आए। सही है दोस्त? पहले 3 चैप्टर्स में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर। पहले 3 चैप्टर्स जो हमारे पास है, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, लेजेस एंड ट्रायल बैलेंस है, वहाँ से ज़्यादातर आपकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी, ये सारे टॉपिक फाइनल अकाउंट में भी आते हैं। फाइनल अकाउंट इटसेल्फ कोई टॉपिक नहीं है। फाइनल अकाउंट इटसेल्फ कोई टॉपिक नहीं। अगर आपको बाकी टॉपिक्स अच्छे आते हैं तो आप फाइनल अकाउंट में भी अच्छा खेल जाएंगे। अगर बाकी टॉपिक नहीं आते तो फाइनल अकाउंट में बुरा खेलेंगे। सही है दोस्त? डिटेल्ड इस पे 12 से 15 घंटे की रिवीजन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। वो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, शायद किसी ने देखी भी हो आप में से। तो वो डिटेल्ड है, उसमें चैप्टर वाइज है। आज हम फोकस करेंगे कि वो 20 मार्क्स अक्सर जो बच्चे की फेलियर की वजह बनती है वो हमारे कवर हो जाए। उसमें हम चूँकि जब आप फाइनल अकाउंट करते हैं तो अगर आपको बाकी टॉपिक नहीं आते तो आप फाइनल अकाउंट नहीं कर सकते। इसलिए जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे तो इटसेल्फ वो फिर बाकी टॉपिक भी साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे। सही है? जो मैंने आपको फाइल दी है वो खोलें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन आएगा उसका फॉर्मेट क्या होगा। अगर किसी ने पहले अटेम्प्ट दी हुई है उसको तो अंदाज़ा होगा, लेकिन अगर कोई पहली दफ़ा पेपर दे रहा है तो उसके लिए जो फॉर्मेट है वही है जो आपसे शेयर किया गया। जी, पेपर में वो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने किया हो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। स्टीवन ची किया हुआ किसी ने? नहीं किया हो। ओके, ये स्टडी टेक्स्ट के ही क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए मैंने कहा चले किसी का देखा हुआ होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टीवन ची, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके पास इस तरह से ट्रायल बैलेंस होगा, नीचे एडजस्टमेंट होंगी और पेपर में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जो आपकी फाइल में आ रही है ना। पेपर में ऐसे ही रेवेन्यू लिखा होगा, आपने कैलकुलेट करके लाना।
लेकिन यहाँ वो आपको ऑप्शंस देगा 3-4, आप अपना वर्किंग में कैलकुलेट करेंगे, वो आपको देगा, आपने उसको स्क्रॉल करना है, वो 4 ऑप्शन खोलेगा, आपके जो आंसर आया वो होगा, आपने वो टिक कर देना, मतलब इनका आंसर मौजूद होगा। लेकिन ये जो बोर्ड लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये आपने कैलकुलेटर से लिख के ये पंच करना पड़ेगा, ये आपने वहाँ कीबोर्ड से क्या करना है, टाइप करना है। ये जो बोर्ड एरिया है, रेवेन्यू खुद करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी आप खुद कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो आपको ऑप्शंस देगा, फिर ऑप्शन में से एक पिक करेंगे तो आपने नेट प्रॉफिट अपने हाथ से लिखना है। सही है दोस्त। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी ऐसा होगा कि लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट आप खुद कैलकुलेट करेंगे, और वो नॉन करंट एसेट का अगर टोटल मांग ले तो वो आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। सही है दोस्त। इसी तरह इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्री पेमेंट, बैंक, कैश इन हैंड, ये भी सब वहाँ ऑप्शंस मौजूद होंगे। ठीक है भैया। जैसे ये लिखा हुआ है ना इन्वेंट्री, इसके आगे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ इस तरह से इसको क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन पॉपअप हो जाएंगे, तो इनमें से आप जो पिक करेंगे वो आंसर फिट हो जाएगा। सही है। तो इस तरह से आएगा ये। फिर इसी तरह इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, सब छोटे आंसर आप खुद करेंगे, जो सब आंसर है टोटल, जो सब आंसर है वो आप पिक करेंगे और टोटल हाथ से लिखेंगे, लेकिन टोटल लिख के आना लाजमी है। अगर आपके ऑप्शन गलत भी है लेकिन आपका टोटल उसके मुताबिक ठीक है तो ओके, लेकिन टोटल करके आना। सही है दोस्त। ओके, कुछ इस तरह से जी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे इसके। स्टिल वो यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन दे के स्टिल वो 2-4 नंबर की ऑब्जेक्टिव में भी खेल सकता है। उसके पास नंबर कितने हैं? 35। कितने हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ ले 4 नंबर के, तो बाकी 31 वहाँ से खेल सकता है फाइनल अकाउंट से। तो उसके पास 2 टॉपिक में ग्रेड है, जैसे मर्जी वो खेल। ओके की रिपोर्ट गुड हो गई। ले जी नाज़रीन, अब पहला सवाल हम करते हैं, शुरू करते हैं। पेपर में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? पेपर में आपने सबसे पहले बाकी क्वेश्चन करना है। मेरी राय तो यह है कि जब आप करने लगे पहले तो आप देख लें, क्वेश्चन का काउंट कर लें, एक दफ़ा वो ओवरव्यू आता है। आपने किसी ने देखा हुआ है मॉडल पेपर आई कैप? आपने मॉडल पेपर देखा है? आपने देखा हुआ है? ठीक। आई कैप का मॉडल पेपर मैं आपको दिखा दूंगा कि उसको हम कैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो वो पहले दिखाया हो तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला था एजेंडे में, लेकिन एंड में मैं दिखा दूँ। ठीक है ब्रो। ओके, तो उसमें आप देखेंगे ऊपर ओवरव्यू कर सकते हैं आप अपने उसका पेपर का, तो आपको अंदाजा हो जाएगा टोटल क्वेश्चन कितने हैं। आपने फर्स्ट गो में 1 लाइनर और 2 लाइनर करने, ऐसे क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा ना हो, 1 लाइनर 2 लाइनर करने पहले गो। आप जब पहले गो में 1 लाइनर 2 लाइनर करेंगे 10-12 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और वो मुश्किल भी नहीं होंगे, कैलकुलेशन भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो वो भाई 1 लाइनर 2 लाइनर। तो जब आप 10-12 कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड हो जाएगा। फिर आप वो करें जिनमें जैसे अक्रूवल एंड प्री पेमेंट की 2-3 एडजस्टमेंट है, बैड एंड डाउटफुल एड के 2 एडजस्टमेंट। फिर आप जिस क्वेश्चन की लेंथ देखें 7 से 8 लाइनें, वो भी दूसरी गो में नहीं करना, दूसरे गो में 2-3 लाइनों वाले, फिर 5-6 लाइनों वाले, फिर फाइनल अकाउंट। सही है। तो इस तरह से करना है। कई दफ़ा वो पहले 2-3 क्वेश्चन टफ देता है डिमोरलाइज करने के लिए। ठीक है भाई, अगर पहले 2-3 क्वेश्चन टफ हो तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी? हमने तो करना ही 1 लाइनर 2 लाइनर है, फिर परेशान नहीं हो। आप 1 लाइनर 2 लाइनर करेंगे तो पहली 20 मिनट आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार 7-8 तो ठीक हो गए, 10 तो ठीक हो गए। फिर आपने दूसरी हो, फिर तीसरा, आखिर में जाके आपने फाइनल अकाउंट्स करना। इस स्ट्रेटजी पे करेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप तरतीब से करेंगे, तीसरा क्वेश्चन आ गया बड़ा, अब उसके ऊपर लग गया आपके 5 मिनट, आप परेशान हो जाएंगे, ले ये तो टाइम जा रहा है। जब आप 1 लाइनर करेंगे, 2 लाइनर करेंगे, 3 लाइनर करेंगे, फिर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन करेंगे, तो जब आप उस लेंथी क्वेश्चन में आएंगे दिल में तो ना 15 कर लिए, कर लूँगा टाइम। सही है भाई। तो इस तरह यहाँ स्ट्रेटजी ये लाजमी लगानी। ओके, और कोई बात? स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर ली। हाँ, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके 2-4 क्वेश्चन रह भी जाएं तो उनको अपने पेज पे मेंशन कर दीजिए, मेरे रहते हैं। आपको लगता है यार 2-3 क्वेश्चन ये ट्रिकी है, मुश्किल है, इन्हें बाद में कर लूँगा, फाइनल अकाउंट के बाद आता हूँ, तो उनको मेंशन कर लें। लेकिन मेरी राय यही है कि अगर आपने 30 क्वेश्चन किए हैं, 27 कर चुके हैं, तो वो 3 आपको ना जहन में फाइनल अकाउंट में भी ख़राब करते रहेंगे। 3 बकाया हैं, 3 बकाया हैं, उनको भी फाइनल बेस्ट आंसर टिक करके फिर फाइनल अकाउंट में जाए। जब अभी टाइम पड़ा हो तो वो क्वेश्चन आपने स्टार लगा के रखे हुए होंगे, पहले से लिखे होंगे कि ये ट्रिकी हैं। जब फाइनल अकाउंट कर लें सब टोटल, फिर आगे वो टाइम उन पे लगाएं,
फिर मेक श्योर करें, दोबारा को कैलकुलेट करें, आंसर चेक करें, टाइम पूरा लगाएं पेपर में, खास तौर पे अकाउंटिंग में। सही है भाई। पहले गो में शायद 3-4 क्वेश्चन आप कर गए, बाद में जब टाइम बचा हुआ, फाइनल अकाउंट हो चुका है, टाइम बचा हुआ 10-15 मिनट, तो जिस क्वेश्चन ने आपको टफ टाइम दिया था वापस फिर उसी पे आ जाए और उसकी फिर दोबारा से कैलकुलेशन को क्या कर लें, रीचेक करें। सुना है 1 पेज देते हैं आईटीए में, आपको सॉल्व करने के लिए कितने पेज देंगे? 1 पेज देंगे। मेरा ख्याल है अगर वो पेज खत्म हो जाए तो दूसरा पेज देना उनकी ऑब्लिगेशन है। दे देते हैं पेज? ये जाती है, एक उन्हें पेज देना चाहिए। मेरे ख्याल में फाइनल अकाउंट पहले आपको अपने ऊपर सॉल्व कर लेना चाहिए उस पेज पे, और फिर आंसर पिक करें, पंच करते जाएं, क्योंकि फाइनल अकाउंट क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका यही है कि ट्रायल पढ़ते जाएं और आंसर पुट करते जाएं। सही है। हम अब उसी पैटर्न पे करते हैं जी। मिसाल के तौर पर इसने हमसे क्या क्या मांगा जी क्वेश्चन में, यहां तक किसी को कुछ सवाल है? ले जी, अब हमने फाइनल अकाउंट को सॉल्व करना। इसमें जरा मुझे बताएं जी, सबसे पहले हमने पीएनएल में क्या लाना है? हमारे पास है जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो वो ऊपर फॉर्मेट बना हुआ होगा, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। अब हमने लिखना है रेवेन्यू, रेवेन्यू कैलकुलेट करके लाएंगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने पेज पे कैलकुलेट कर लेंगे। इनके ऑप्शन मौजूद होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्रॉस प्रॉफिट, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वहां टाइप करेंगे। सही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास क्या आ रहा है भैया? नेट प्रॉफिट। आपके पास है ना फाइल में ये चीजें? ये आपने कैलकुलेट करके पुट कर। दूसरा हमारे पास क्या है भैया? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसने हमें नॉन करंट एसेट में क्या दिए सब कैलकुलेशंस? साजिद साहब क्या दिए हैं? लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा क्या कहा उसने? दूसरा क्या है जी? इक्विपमेंट। इनकी ऑप्शंस होंगी, इन उनमें से पिक करनी है आपने। फिर आपके पास आएंगे जी करंट एसेट। करंट एसेट्स में हमारे पास उसने कहा मुझे इन्वेंट्री भी दें, और वो कहता है मुझे रिसीवेबल भी बताएं। एक बात याद रखनी है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स में हमेशा नेट रिसीवेबल्स होते हैं। कौन से होते हैं? नेट रिसीवेबल्स होते हैं। मतलब है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके जो आएंगे वो यहाँ हमने लिखना है। ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद प्री पेमेंट, प्री पेमेंट्स, और इसके अलावा बैंक का बैलेंस और कैश इन हैंड का बैलेंस, यह आपने बताना। यहां आ जाएंगे जी हमारे पास टोटल एसेट्स। दूसरी तरफ उसने इक्विटी में क्या पूछा है? ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी के बाद उसने कहा कि मुझे बताएं 7% जो लॉन्ग टर्म लोन है वो कितना आएगा। इसके बाद वो चला गया जी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, और इसके बाद हमारे पास है अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, और इसके बाद बस ठीक है टोटल आ जाए, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब ये हमने ढूंढनी है जी अपने क्वेश्चन से। जरा क्वेश्चन पे एक अप्रोच तो ये है कि आप एक एक आइटम की तलाश में लग जाओ, टाइम जाया करें,
और एक अप्रोच ये है कि आप ट्रायल बैलेंस की पहले एडजस्टमेंट देख लें, किस किस चीज़ में एडजस्टमेंट है, एक गो थ्रू कैसे करेंगे। आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस, आप कहेंगे लैंड एंड बिल्डिंग है, इसी तरह कहना अपने आपको लैंड एंड बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैंड और इक्विपमेंट की है, बिल्डिंग और इक्विपमेंट की है, परचेजेस हैं, रेवेन्यू है, इन्वेंट्री 1 जून 2012, ईयर एंड है 31 मई 2013, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, रिटर्न आउटवर्ड्स, वेजेस एंड सैलरीज, बैड डेट्स, लोन इंटरेस्ट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, बैंक ड्राइंग्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी है, 7% लॉन्ग टर्म लोन भी है और ओपनिंग कैपिटल भी है। बस इसको इतना ही गो थ्रू करना। अब आपने ये देखना नीचे एडजस्टमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। एक मेरे पास है एडजस्टमेंट इन्वेंट्री की, क्लोजिंग इन्वेंट्री की, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कहाँ जाती है, सीजीएस में, सीजीएस में भी जाएगी और एसओएफ में भी जाएगी, यहाँ सही है दोस्त, यहाँ से भी नंबर मिलेगा और सीजीएस से भी नंबर मिलेगा। सीजीएस का क्या होता है जी फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो दो जगह जाएगा, नंबर देगा। अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज 800,000, क्लोजिंग अक्रूड, देखें क्लोजिंग अक्रूड सवाब की नियत से उसने बताया है ना फौरन, कितना बताया 800,000। क्लोजिंग अक्रूड और प्रीपेड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ, क्लोजिंग अक्रूड और क्लोजिंग प्री पेमेंट्स आपको कहां से मिलेंगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिलेंगी, सही है। अब अगला ट्विस्ट, अगर अक्रूड और प्री पेमेंट्स ट्रायल बैलेंस में आ रही हूं तो इसका मतलब ये होगा कि ईयर एंड की जो क्लोजिंग एंट्रीज है वो हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं क्लोजिंग एंट्रीज, कैसे, देखिए आपने इस साल एक्सपेंस पे किया, रेंट पे किया, आपने रेंट पे किया ₹10,000, ये क्या किया आपने ड्यूरिंग द ईयर, क्या की बेटे पेमेंट, तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 से, और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे कितने से 10,000, सही है। अब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बताता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो कहता है कि अक्रूड रेंट है जी 2,000, या वो कहता है प्रीपेड रेंट है 2,000, ये कहां कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में एट ईयर एंड, या वो कहता है प्रीपेड रेंट है 2,000, फिर क्या करेंगे हम इसका 10,000 को क्या करेंगे। और ये एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो रेंट एक्सपेंस आपने पे किया होगा यही ट्रायल बैलेंस में आता है, यही कहां आता है ट्रायल बैलेंस में, जो एक्सपेंस लिखा होता है उसका मतलब होता है इतनी आपने पेमेंट की है, इसका मतलब ये नहीं होता ये एक्सपेंस है। मुझे ये बताएं, मिसाल दें, अगर मैंने रेंट पे किया 10 सालों का, जुलाई में मेरा ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर मेरा साल है, मैंने 1 जुलाई को 10 लाख रेंट दिया 10 साल के लिए, क्या एंट्री होगी, एंट्री क्या करेंगे, मैं रेंट पे कर रहा हूं 10 लाख अगले 10 सालों के लिए, जिसमें ये साल भी शामिल है, क्या एंट्री होगी, यही, बेशक 10 साल हो 20 साल हो, जब आप रेंट पे करेंगे तो एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और कोई एंट्री बनती नहीं, क्या एंट्री होगी, रेंट पे कर रहे हैं ना, यूटिलिटी बिल पे कर दें, सैलरी पे कर दें, आप जब भी कुछ पे सैलरी पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब ये ईयर एंड पर हम देखते हैं कि अक्रूड है या प्रीपेड है, जैसे आपने कहा रेंट मैंने 10 साल का दिया हुआ है, तो अब जब रेंट एक्सपेंस बनेगा तो रेंट एक्सपेंस का टी अकाउंट क्या बनेगा, ऐसे आप बनाएंगे जी रेंट एक्सपेंस का टी अकाउंट, बोले जी जब मैं पे करूंगा एक्सपेंस डेबिट होगा 10,000 से, किसकी वजह से, कैश की वजह से। अब आप करेंगे इसका हैवी साइड का टोटल 10,000 और इधर भी लिखेंगे 10,000, तो क्लोजिंग आपका क्या होगा 10,000, और ये 10,000 कहाँ जाएगा ट्रायल बैलेंस में,
अब ये 10,000 आपने 100 सालों के लिए भी पे किया, ट्रायल बैलेंस में कितना जाएगा? 10,000। कितना पे किया था बेटा एक्सपेंस? 10,000। तो क्या एंट्री करूंगा? रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट कर दी। अब जब मैं अकाउंट को क्लोज करूंगा तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? लेजर का। लेजर का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस तो 10,000 जाएगा। ट्रायल बैलेंस तो ये तो नहीं कहेगा कि ये 1 साल का 100 सालों का। इस बात से एक बात बोलने लगो, याद रखनी, ट्रायल बैलेंस में जो भी एक्सपेंस लिखा होता है उसका मतलब है ये पेमेंट इन कैश हुई है। क्या हुई है? पेमेंट इन। नई बात तो नहीं है, पता है ना इस बात का साजी साहब? हाँ, ट्रायल बैलेंस में जो भी एक्सपेंस लिखा होगा, रेंट हो, यूटिलिटी हो, सैलरीज एंड वेजेस हो, क्लीनिंग हो, इंटरटेनमेंट हो, ऑफिस सप्लाईज हो, वट एवर, जो एक्सपेंस लिखा होगा ट्रायल बैलेंस में, उसका मतलब आपने कैश में पेमेंट की है। उसका मतलब क्या है? अब ये रेंट पर देखा जाता है कि पेमेंट ज्यादा की है या कम की है। समझ आ रही है? अब जब आपको मैंने बताया कि रेंट एक्सपेंस कितना है? 10,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है अक्रूड रेंट 2,000 है। अब बताओ पीएनएल में कितना जाएगा और एसओएफपी में कितना जाएगा? बोले जी, पीएनएल में कितना जाएगा और एसओएफपी में कितना जाएगा? साजिद साहब बताएंगे। साजिद साहब क्या मुझे पता है, बताओ साजिद साहब। दोनों में बता दो। पहले तो अभी मैं इधर आया हूँ अक्रूड पे, अब उधर तो गया ही नहीं। अभी मैं इधर तो मैं अलग से लिखूंगा कि यहाँ हम पीएनएल में क्या लेके जाएंगे, यहाँ हम एसओएफ में क्या लेके जाएंगे। ये हम सीख गए तो आगे फाइनल अकाउंट्स की जितनी अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट होंगी वो हलवा हो जाएंगे। बताएं जी, पहले उसका अक्रूड का बताएं। पीएनएल में कितना जाएगा? पीएनएल में जाएगा जी 12,000 और एसओएफपी में जी 2,000 जाएगा। कहाँ? करंट लायबिलिटी में जाएगा, अक्रूड में, अक्रूड लायबिलिटीज या अक्रूड एक्सपेंसेस। हमारे क्वेश्चन में किस नाम से आ रहा है? अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, अक्रूड आप कर लें रेंट। जी बोले, ये पॉइंट क्लियर है? अगर आपने कोई एक्सपेंस पे किया है तो ट्रायल बैलेंस वाली अमाउंट एक्चुअली कैश थी। क्या थी? कैश। ये रेंट पर आप देखते हैं कि अक्रूड है या प्रीपेड है। अक्रूड हमारे एक्सपेंस को बढ़ाता है। ये एक्सपेंस 10,000 था ना, तो ये कितना हो गया? 12,000। तो ये 2,000 इसमें क्या हुआ? ऐड हुआ। क्लियर है ये पॉइंट? अब इधर आ जाए। अब इधर 10,000 एक्सपेंस था लेकिन मेरी 2,000 प्री पेमेंट है। तो बताएं पीएनएल और एसओपी में क्या जाएगा? पीएनएल में 8,000 जाएगा प्री पेमेंट। इसका मतलब क्या है? ये एक्सपेंस इस साल का नहीं है, ये एक्सपेंस अगले साल का है। तो ये 2,000 मेरी प्री पेमेंट है, तो मैं कहूंगा 10 में से 2 मेरी प्री पेमेंट माइनस 2,000, तो मेरा एक्सपेंस कितना बनेगा? 8,000। और इधर एसओएफपी में क्या लिखूंगा? करंट एसेट्स में लिखूंगा किस नाम से? प्री पेमेंट्स के नाम से। कितना? 2,000। गुड। तो आधे से ज्यादा अक्रूवल और प्री पेमेंट हो गया हमारा। समझ आ रही है भैया? अगर कोई ट्रायल बैलेंस में जो चीज आ जाए, कोई एक्सपेंस, तो उसका मतलब क्या होता है? वो क्या है? पेमेंट है। ठीक है भैया? ईयर एंड पर हम देखते हैं कि अक्रूड है या प्रीपेड है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा, जरा आइएगा क्वेश्चन पे। जी वैसे तो मैं ढूंढने के हक में नहीं हूं, लेकिन हम सिर्फ चेक करने के लिए देख लेते हैं कि जैसे इसने लिखा है अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, लिखा है भैया अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज कितनी है? 8 लाख। और ट्रायल बैलेंस में वेजेस एंड सैलरीज कितनी है? 61,800। 61,000 हमारे पास जो वेजेस एंड सैलरीज हैं वो जाएंगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। जब वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहेगा फिर आपने सारे एक्सपेंसेस का टोटल करके लिखना है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फाइनल अकाउंट में एक्सपेंसेस की प्रेजेंटेशन 2 तरह से हो सकती है। कौन कौन सी बताएं? बोलो भाई। फाइनल अकाउंट में आप एक्सपेंसेस की जो प्रेजेंटेशन है वो कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके। कौन से 2 तरीके हैं वो? जी बोले, कौन से 2 तरीके हैं?
आपके पास स्टडी टेक्स्ट है? स्टडी टेक्स्ट देखें ज़रा जाके, कौन से 2 तरीके हैं? ये देखें पेज नंबर 328 पे है। पेज नंबर 328 पे लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस बाय नेचर। क्या लिखा हुआ है? एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस बाय नेचर। व्हेन एक्सपेंसेस आर एनालाइज्ड इनटू देयर नेचर, द कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस। In a manufacturing business, expenses would probably be classified as raw material and consumable use, staff cost, depreciation. आप उनको किस नाम से लिखेंगे? जो खर्चे होंगे। जरा अगर ये P&L देखें, पेज नंबर 328 पे P&L शुरू हो रहा है और 329 पे जरा देखें। 329 पे वो स्टाफ कॉस्ट अलग लिख रहा है, डेप्रिसिएशन अलग लिख रहा है, अदर एक्सपेंसेस अलग लिख रहा है, फाइनेंस कॉस्ट अलग। जैसा खर्चा उस नाम से लिख रहा है, वो समझ आ रही है? जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 भी की मैंने। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो उसने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई है, उसमें रॉ मटेरियल, स्टाफ कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब अलग अलग लिखा हुआ। इसको क्या कहते हैं? एनालिसिस बाय नेचर। क्या कहते हैं? एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस बाय नेचर। ओके, अब इसके बाद आ जाए, ये देखें पेज नंबर 334 पे भी एक P&L बनी हुई है। 334 पे भी जरा देखें, P&L एक बनी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखो एक्सपेंस कैसे लिखे हुए हैं? वेजेस एंड सैलरीज, डेप्रिसिएशन, रेंट, हीटिंग एंड लाइटिंग, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सब चीज़ों को अलग अलग लिख रहा है। तो इस प्रेजेंटेशन को बेटा क्या कहते हैं? एनालिसिस ऑफ बाय नेचर। ओके, जब हम एक्सपेंस बाय एक्सपेंस लिखते हैं। और एक और भी हमारे पास एनालिसिस होता है एनालिसिस बाय फंक्शन। ये बाय नेचर था ना, और क्या होता है हमारे पास? बाय फंक्शन। वो देखो किस पेज पे? 330 पे। $330 पे कह रहे हैं जी भाई, आ जाए। ये देखें 330 पे लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस बाय फंक्शन बाय। अब जरा इसके नीचे P&L देखें, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे अदर इनकम, फिर एडमिन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है और फाइनेंस कॉस्ट है। मेजर 3 ही होता है, लेकिन अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अब यहाँ नहीं लिखेगा डेप्रिसिएशन, अब यहाँ नहीं लिखेगा सैलरीज एंड वेजेस, तो पेपर में आ सकता है। वो आपको बताएगा, P&L का ड्राफ्ट देगा कि वो ये एनालिसिस बाय फंक्शन है या एनालिसिस बाय नेचर है। तो एनालिसिस बाय फंक्शन में क्या होता है? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इनको हम क्या करते हैं? मेन हेड बना के लिखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सारे एक्सपेंसेस शो करते हैं, डेप्रिसिएशन कितनी है, रेंट कितना है, यूटिलिटीज कितने। पॉइंट क्लियर है? एनालिसिस बाय नेचर और एनालिसिस बाय फंक्शन। अब सुने, इसने हमें इस क्वेश्चन में कहा कि मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस टोटल, अगर उसने पेपर में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल दे दिया कि मुझे टोटल दे, तो ये क्या पूछ रहा है? एनालिसिस बाय नेचर है, फंक्शन है? बाय नेचर है, क्योंकि आप सारे एक्सपेंस लिखेंगे इंडिविजुअली, टोटल करके यहाँ लिखते हैं। वो समझ आ रही है? ओके, ले जी, ये भी हो गया एनालिसिस बाय नेचर और फंक्शन भी। अब वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाए जो पहले हम खोला हुआ था, जो साइन उन्होंने खोला हुआ। जी, अब उसने हमें कहा अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज कितनी है? 8 लाख। तो हमारे पास फॉर द ईयर एक्सपेंस क्या बनेगा फिर? ट्रायल बैलेंस में कितना है? ट्रायल बैलेंस में हमारे पास अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज है 61,800 और इसमें अक्रूड कितनी है? 800। ट्रायल बैलेंस में है वेजेस एंड
सैलरीज, और हमारे पास अक्रूड वेजेस 80,000, 800, ऊपर अमाउंट इन 1000 है। ठीक है, अगर अमाउंट इन 1000 है तो नीचे 800 जाएगा। 800 तो बोला जी पीएनएल में कितना जाएगा फिर 62 600, और ये 800 कहाँ जाएगा एसओएफपी में जाएगा। कहाँ एसओएफपी में जाएगा करंट लायबिलिटी। अगर मैं ये फिल करूं अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज में फिल कर चुका हूं, और अब मैं जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करूंगा ऑपरेटिंग सैलरीज में अब मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज कितनी है बेटे हमारे पास 62,600। बोले जी ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। पीएनएल में कितना जाएगा 62600, और जो एसओएफपी में करंट लायबिलिटी में जाएगा वो कितना जाएगा 800 जाएगा। समझ आ रही है। ये जो अभी तक हमने सीखा कि ये चीज़ें ट्रायल बैलेंस में होती हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में होती हैं, एडजस्ट होके कहाँ कहाँ जाती हैं। इस क्वेश्चन में जो हमने किया अभी तक जो किया 2 मिनट है, ये सारा रिवाइज करें फिर आगे चलते जल्दी कर।